नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण ई सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी मिट्टी जो बंजर होती जा रही है, ऊसर बनती जा रही है, मिट्टी की फर्टिलिटी घटती जा रही है और उस घटाव के कारण हमें जो केमिकल फर्टिलाइजर है ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने पड़ते हैं। तो इस बंजर भूमि को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे कृषि विशेषज्ञ, हमारे कृषि सलाहकार भारत सरकार को डाटा बताते हैं कि 32% के आसपास जो हमारी खेती की जमीन है वो उसका अवमूल्यन हो चुका है। अवमूल्यन का अर्थ है कि 32% जो हमारी खेती की भूमि है उसकी जो फर्टिलिटी है, उसका जो उपजाऊपन है, या तो खत्म हो चुका है, बंजर हो चुकी है या बंजर होने वाली है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बंजरता की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा 25% जमीन ऐसी है जो मरुस्थल बनने की कगार पर है या मरुस्थल बन चुकी है। मरुस्थल का अर्थ है जिसमें ना तो जीवांश बचा, ना इसमें पोषक तत्व बचे, ना इसमें नमी है और किसी तरह की वनस्पति अब उसमें नहीं होती, वो सिर्फ रेत है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हम इस बंजर भूमि को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे फिर से उपजाऊ बना सकते हैं, आज हमारा ये वीडियो इसी बात पर है। इस विषय पर थोड़ा आगे बढ़ें तो आप मित्रों से एक अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें और आपके मन में ये ऑर्गेनिक खेती के संबंध में, प्राकृतिक खेती के संबंध में, खेती को कैसे उपजाऊ बनाएं या फिर अपनी बंजर भूमि में कैसे खेती करें, इस संबंध में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई जानकारी चाहते हैं या कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो निसंकोच मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं, मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं और मैं आपकी समस्या का निराकरण निश्चित रूप से करने का प्रयास करूंगा। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मिट्टी का उपजाऊपन है, हम उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे उसे फिर से उपजाऊ बना सकते हैं। दरअसल मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसके लिए तीन तत्व, तीन कारक मुख्यतः जिम्मेदार रहते हैं। इसमें सबसे पहला तो ह्यूमस है। ह्यूमस को जीवाश्म भी कहते हैं। इसको कुछ अभी हम एक नई शब्द से जाने लगे हैं, नई परिभाषा इसको देने लगे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन। जीवांश जो है, ह्यूमस जो है, मिट्टी के उपजाऊपन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये जटिल कार्बनिक संरचना है और इसी में मिट्टी के जो तीन कारक हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ह्यूमस के बगैर दो कारक भी निरर्थक हैं। दूसरा कारक जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है उसमें भी उसके विषय में भी जानना आवश्यक है। तो मिट्टी का दूसरा जो कारक मिट्टी को उपजाऊपन देता है, मिट्टी की फर्टिलिटी देता है, वो है मिट्टी के पोषक तत्व। वैसे तो मिट्टी में जो हम एलिमेंट्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें या रासायनिक पदार्थों की बात करें तो हजारों प्रकार के हैं। 118 प्रकार के एलिमेंट्स के तो वैज्ञानिक समझ सके हैं, पहचान चुके हैं। उसका उपयोग भी विभिन्न इंडस्ट्री में किया जा रहा है। लेकिन उसमें से 17 मिनरल्स, 17 खनिज तत्व ऐसे हैं जो हमारी वनस्पतियों के लिए, हमारे साग सब्जी, हमारी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है। उनमें तीन तत्व तो ऐसे हैं जो हमारी वनस्पतियों को, हमारे पेड़ पौधों को स्वभावतः बिना किसी प्रयास के वातावरण से ही मिल जाते हैं। जिसमें सबसे पहला तो कार्बन है और कार्बन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में होता है तो पृथ्वी में अपनी सक्रियता दिखाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे पौधे इसे वातावरण सोखते हैं तो भोजन स्टोरेज का काम करता है। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हमारे जो फसलें हैं, हमारे जो पेड़ हैं, उनको पोषकता प्रदान करता है। और दूसरे 14 जो खनिज तत्व हैं उन्हें हमारे पेड़ पौधे जमीन से प्राप्त करते हैं। और तीसरा जो कारक है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है वो है मिट्टी के सूक्ष्म जीव। मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें इन सूक्ष्म जीवों में कई तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं, जीवाणु आ जाते हैं, कई तरह के फूल आ जाते हैं और कई तरह के अन्य सूक्ष्म जीव हैं। आपने सुना होगा राइजोबियम के नाम है, आपने एजोबैक्टर के विषय में सुना होगा, आपने एसिडोबैक्टर के विषय में सुना होगा। ये सब बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बगैर मिट्टी का जो जीवन है मृत प्राय हो जाता है। इसी तरह आपने सुना होगा माइक्रो, आपने सुना होगा सुडोमोनास सुना होगा, ट्राइकोडर्मा सुना होगा, माइकोराइजा सुना होगा। ये सब फफूंद हैं और ये भी मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक है। इनके बिना मिट्टी निरर्थक है।
आपने कुछ ऐसे रसायनों के विषय में सुना होगा जिन्हें आज बहुतायत से प्रयोग किया जा रहा है, जैसे जैसे कि ह्यूमिक एसिड है, फ्लोरिक एसिड है। ये रसायन भी मिट्टी में मिलते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तीनों जो कारक हैं मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इनमें सबसे जो पहला मैंने बात की ह्यूमस, उसके बगैर ये दोनों कारक भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। जो सूक्ष्म जीव हैं वो तो बहुत सेंसिटिव हैं, उनमें तो जरा सा वातावरण में बदलाव आ जाए या आप रासायनिक जहरों का प्रयोग कर लें तो ये तो नष्ट प्राय हो जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले 3-4 दशकों में जब से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग बहुतायत से शुरू किया, हमने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग बढ़ाया, ये जीव जो हैं सूक्ष्म जीव हैं मृत प्राय हो गए, इनकी संख्या अनायास बहुत निम्न स्तर पर आ गई और ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मिट्टी के कुछ सूक्ष्म कीट हैं, जैसे कि केंचुआ है, दीमक है, गुबरैल है, कई और कीट हैं जो मिट्टी के फर्टिलिटी के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन पर भी इसका असर पड़ा है और इन और जो हम खनिजों की बात करें, मिनरल्स जो खनिज तत्वों की बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा कि गोल्ड के विषय में सुना होगा, खनिज तो कई प्रकार के हैं, हाइड्रोजन से लेकर ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन से सिल्वर, चांदी यानी गोल्ड, कैल्शियम, सल्फर, ऐसे ऐसे मिला के करीब करीब 18 प्रकार के मिनरल्स की जानकारी हमें हो चुकी है, एलिमेंट्स की जानकारी हो चुकी है। इसमें 18 ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हम व्यक्तिगत रूप से कहें, आपने सोना सुना हुआ, सोने पर अभी कम अध्ययन हुए हैं, लेकिन आयुर्वेद और पुराने ग्रंथ कहते हैं, अनुभव कहते हैं कि सोने में एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के जीवन को बहुत सीधे सीधे प्रभावित करता है। मनुष्य की जो फर्टिलिटी है, मनुष्य का जो संतान उत्पन्न क्षमता है उस पर सीधा प्रभाव डालता है। जो पुरुषों के वीर शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणु की सक्रियता, उन शुक्राणु का गुणवत्ता सोने के अंश पर निर्भर करती है, यद्यपि बहुत कम मात्रा में वीर के अंदर सोने की मात्रा रहती है। यही सोना मस्तिष्क में पहुंचकर मस्तिष्क के जो कोशिकाएं हैं उनके विनाश की प्रक्रिया को धीमा करता है। इसलिए जब आप स्वर्ण युक्त कुछ औषधियों का प्रयोग करते हैं, वैसे ऐसी औषधियां आयुर्वेद प्रणाली में यूज की जाती हैं, तो ऐसी स्वर्ण आधारित दवाओं के माध्यम से आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं। और ऐसी कई बीमारियां जैसे कि आजकल पार्किंसन डिजीज बढ़ रही है, अल्जाइमर बढ़ रही है, डेमेंशिया बीमारी बढ़ रही है, ऐसी बीमारियों को काफी हद तक रोक सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर की जो समस्याएं खड़ी हो रही है या कैंसर की जो घटना में तीव्रता आ रही है, उसको भी स्वर्ण युक्त कुछ औषधियों से घटाया जा सकता है। खैर, विषय को मैं आगे नहीं ले जाऊंगा। हमारी वनस्पतियों के लिए मूलतः 17 पोषक तत्वों की जरूरत है और आपको मैं बताऊं, ये तीनों जो कारक हैं मिट्टी की ऊपरी परत पर सक्रिय हैं। मिट्टी की ऊपरी परत में ही इनका प्रभाव रहता है, मिट्टी की नीची परतों में इनका कोई प्रभाव नहीं है। यद्यपि जो खनिज हैं वो मिट्टी की निम्न स्तर की परतों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन ह्यूमस की बात की जाए तो ह्यूमस मिट्टी की ऊपरी 5-6 सेंटीमीटर की परत है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेंटीमीटर की परत है, वहीं अपनी सक्रियता दिखाता है। और जो सूक्ष्म जीव है जैसे केंचुआ है, केंचुआ कभी कभी 2 फुट नीचे जाता है, अन्यथा उसकी जो उपस्थिति है 1-8 फीट के आसपास रहती है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थवर्म अपनी एक्टिविटी से न केवल मिट्टी की संरचना में बदलाव करता है बल्कि मिट्टी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। मैं बात करूंगा, मैं अपना फोकस रखूंगा कि यदि मिट्टी में ह्यूमस है, ह्यूमस की क्या उपयोगिता है, ह्यूमस की उपयोगिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसा उससे लाभ ले सकते हैं कि बिना ह्यूमस के ना तो हमारे सूक्ष्म जीव सक्रिय रह पाते हैं, सूक्ष्म जीवों की सारी सक्रियता ह्यूमस के अंदर ही चलती है। तो ह्यूमस जो है कार्बनिक, जटिल कार्बनिक संरचना है, ये बनती कार्बनिक तत्वों से ही है और कार्बनिक पदार्थों में फसलों के अवशेष आ जाते हैं, गोबर गौमूत्र आ जाता है, जो जो प्राणियों के बल हैं वो आ जाते हैं, फसलों के अवशेष आ गए, फसलों की जो वनस्पति जड़ है वो आ गई, दूसरे कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। इन्हीं की डिकम्पोजिशन से, अपघटन से ये ह्यूमस निर्मित होता है। यदि भी इस प्रक्रिया में काफी तत्व ऐसे निर्मित हो जाते हैं जो मिट्टी की
फर्टिलिटी को, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के स्वरूप करूं कि मिट्टी के लिए सबसे जो उत्तम कार्बनिक तत्व है वो है गोबर की खाद। और गोबर की खाद भी गाय, देसी गाय की हो अति उत्तम है, क्योंकि देसी गाय के अंदर बहुत अच्छी विशेषता है, बहुत अच्छी प्रमुखता है। और देसी गाय किस लिए है? गोबर तो ऊँट भी करता है, ऊँट लीद के रूप में निकालता है, हाथी भी करता है, लीद के रूप में निकालता है, दूसरे पशु भी निकालते हैं। लेकिन गोबर, गाय के गोबर में, भैंस के गोबर में और इन पशुओं के गोबर में अंतर है। अंतर ये है कि गाय की रुचि रहती है कोमल, सुकोमल पत्तियों को चबाने में। वो घास खाती हैं, वनस्पतियां लेती है, कोमल चीजों को सेवन करती है। इसीलिए गाय जो चारा के रूप में सेवन करती है, उसका अधिकांश हिस्सा, उसका अधिकांश सेलुलोज सूक्ष्म तत्वों में विभाजित हो जाता है। केवल 25% अंश ऐसा बचता है जो अपचित रह जाता है, और ये अपचित अंश गोबर के रूप में जब बाहर जाता है, मिट्टी मिलता है, तब ये ह्यूमस में बदलता है। इसीलिए फसल अवशेष की बात करें तो फसल अवशेष का काफी हिस्सा तो अपघटित हो जाता है, लेकिन जो हिस्सा अपघटित नहीं होता वो धीरे धीरे ह्यूमस से संरचना बदल जाता है। आपने सुना होगा कि लाखों सालों में जब पेड़ पौधे ऐसी चीजें मिट्टी में दब जाती हैं तो कठोर कार्बन का रूप धारण कर लेती है, पेट्रोलियम पदार्थों में बदल जाती हैं। लेकिन हम मिट्टी की गहराई में दबाव से होने वाले परिवर्तन की बात नहीं करते। हम तो उसको कहते हैं, जैसे फसल अवशेष है, गोबर है, तो गोबर और यदि फसल अवशेष पूरी तरह से अपघटित नहीं होते, पूरे तरह डिकम्पोज नहीं होते, अपघटित हो जाएं तो ये दूसरे रसायनों की उत्पत्ति करते हैं, तो मिट्टी के उपजाऊपन में सहयोग देते हैं। ये जो अपघटित नहीं होते वो ह्यूमस में बदल जाते हैं, और ह्यूमस के अंदर ही हमारी जो माइक्रोबियल गतिविधियां हैं, सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो हमारे खनिज तत्व हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ह्यूमस के अंदर छोटे छोटे छद्र जैसी संरचना होती है। इन्हीं छद्र जैसी संरचनाओं में पानी संचित रहता है, नमी बनी रहती है, सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो ऑक्सीजन है मिट्टी की निम्न परत तक पहुंच पाती है। ये बहुत आवश्यक है। यदि मिट्टी में ऑक्सीजन ना पहुंचे तो आप केंचुआ सक्रिय नहीं रह पाएगा, आपका दीमक सक्रिय नहीं रह पाएगा, आपके जो गुबरेल हैं वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण निभा नहीं पाएंगे। और जो ऑक्सीडेशन जैसी क्रियाएं सूक्ष्म जीवों के लिए जरूरत है, क्योंकि आपकी माइक्रोबियल गतिविधियां हैं, आपके राइजोबियम है, जो एजिटोबैक्टर है, या सुडोमोनास है, जैसी जो सूक्ष्म जीव हैं, इनकी सक्रियता भी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में निर्भर है। तो ह्यूमस बहुत जरूरी है। ह्यूमस को बढ़ाने के लिए आप गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गोबर यदि पूरी तरह से अपघटित ना हो तो एक तरफ हो सकता है कि जो जैव रसायन मिट्टी में होने चाहिए, जैसे कि अभी मिट्टी में जैव रसायनों का अभाव आ गया है, हम उनको अलग दूसरे कृत्रिम तरीकों से पूरा करने के लगे हुए हैं। इसलिए हमें, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब से हमें पता लगा कि सूक्ष्म मिनरल्स हमारे लिए, हमारी वनस्पति के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, फसलों के बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमने काफी मात्रा में जो मिनरल्स की आपूर्ति खादों के रूप में शुरू कर दी। लेकिन उससे सिस्टम बदल गया कि जो ऑर्गेनिक खाद है, जो ऑर्गेनिक तरीके से जो मिनरल्स को आपूर्ति करने के लिए वो सहज से हमारी मिट्टी के अनुकूल थे। लेकिन जब हमें इन्हें केमिकल तरीके से तैयार करके देना शुरू कर दिया तो मिट्टी की संरचना में बदलाव आना शुरू हो गया, मिट्टी कठोर होती चली गई, मिट्टी में विषाक्तता आने शुरू हो गई, और जो सूक्ष्म जीव है उनकी सक्रियता घटती चली गई। तो आप ह्यूमस बढ़ाने के लिए दो चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो गोबर की खाद, और यदि देसी गाय का गोबर मिल जाए तो अति उत्तम है। देसी गाय के गोबर से श्रेष्ठ कोई गोबर मिट्टी के लिए नहीं। मिट्टी का ही आहार, मिट्टी का ही नहीं, जो सूक्ष्म जीव है उनका भी आहार है। इसी मिट्टी के गोबर में जो मिट्टी के जो खनिज तत्व हैं अपना पूरा जो प्रभाव दिखा पाते हैं। इसी ह्यूमस के द्वारा हम जो बीज डालते हैं, हम जो पौधे लगाते हैं, उसकी जड़ें गहराई तक पहुंच पाती हैं, और जब जड़ें गहराई तक पहुंच पाएंगी तो प्लांट को भी स्थिरता दे पाएंगी। साथ ही प्लांट को जड़ों के माध्यम से कई पोषक तत्व सहजता से मिल जाएंगे। तो ह्यूमस बढ़ाने के लिए आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, फसल अवशेष का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आजकल हमने फसल अवशेष का प्रयोग करना भी बंद कर दिया, हमने गोबर की खाद का प्रयोग बंद कर दिया। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि हमने कुछ गोबर के, गाय के गोबर से कुछ ऐसे के गोबर से कुछ राख जैसा कुछ ऐसा बनाया है, एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने कुछ ऐसा बनाया है कि जो ह्यूमस की
की सिंथेसिस प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जो आपकी मिट्टी के अंदर ह्यूमस को, ऑर्गेनिक कार्बन को या फिर के जीवांश को बढ़ा देता है। क्योंकि इसमें जब आप ह्यूमस की दर बढ़ाएंगे, मिट्टी में ह्यूमस की स्तर बढ़ेगा, ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि जीव सक्रियता, सूक्ष्म जीव की गतिविधियों में तीव्रता आ जाती है, आपके जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और जब जीवाणु भी बाधित होते हैं तो कई तरह के रसायनों की उत्पत्ति करते हैं। गोबर पूरी तरह से अपघटित होता है, तो आपने कभी देखा भी होगा कि यदि गोबर पूरी तरह से अपघटित होकर खाद में बदल जाए, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम, सल्फर है, यूरिया है, दूसरे जो खनिज तत्व हैं, उनकी मात्रा में वृद्धि होती चली जाती है। उनकी जो मात्रा बढ़ती चली जाती है, उनका उपयोग बढ़ता चला जाता है। इसी तरह यदि गोबर की खाद पूरी तरह से डिकम्पोज है, उसका पूरी तरह से डिकम्पोजिशन हुआ है, पूरी तरह से अपघटन हुआ है, उसमें काफी मात्रा में ह्यूमिक एसिड, फ्लूरिक एसिड जैसे रसायन भी आ जाते हैं। और ये जो रसायन है हमारी वनस्पतियों के लिए, उनकी जड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आजकल कृत्रिम तरीके से तैयार किया हुआ जो ह्यूमिक एसिड है, फ्लूरिक एसिड है, फसलों की वृद्धि के लिए, फसलों की उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग हो रहा है। पर आप अपनी मिट्टी को यदि सीधे सीधे उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो ह्यूमस की आपूर्ति के लिए गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद पूरी तरह से अपघटित है, कंपोस्ट है, तो उसका बहुत तीव्र और प्रभावशाली प्रभाव को देखने को मिलेगा। आप इसके संबंध में हमारी जो गोबर की राख है, गोबर की तैयार जो दूसरे जो हमारे तत्व हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ये बेहद चमत्कारी है। हम अपने जो बंजर हुई मिट्टी है, जो हमारी ऊसर हो चुकी मिट्टी है, उसको कैसे उपजाऊ बनाएं, उसमें कैसे अच्छी फसल ले पाएं, कैसे नमी की मात्रा में वृद्धि कर पाएं, या उसमें जो 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 भी पोषक तत्व हैं, उसकी जीवाणु संरचना है, उसमें कैसे वृद्धि करें, इस विषय में हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन हो, जीवांश हो या ह्यूमस हो, सब एक ही चीजें हैं। और इसके लिए आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, फसल अवशेष का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज होगा। अच्छी जितना डिकम्पोजन उसका होगा, इसका जितना अच्छा अपघटन होगा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे धीरे धीरे आप अपनी बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। ऐसे हमने जो रेतीली भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए एक और प्रयोग किया है। इस संबंध में आगे के वीडियो में कभी चर्चा करूंगा। धन्यवाद मित्रों।